प्रिय विद्यार्थियों, आज इस नए वीडियो में हम स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के बाबत बात करेंगे। हमारे प्रथम प्रश्न पत्र में बिहारी एक अध्याय के रूप में है, जिसमें बिहारी के विविध दोहे दिए गए हैं। बिहारी पर एक प्रश्न परीक्षा में प्राय पूछा जाता है। वो प्रश्न इस प्रकार है कि बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बच्चों, यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे, वो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। बिहारी एक रीतिसिद्ध कवि हैं और रीतिसिद्ध धारा में वो एकमात्र कवि हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चित और प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रीति ग्रंथ तो नहीं लिखे, परंतु रीति के नियम के आधार पर, काव्यशास्त्र के नियम के आधार पर अपना संपूर्ण काव्य लिखा। इसीलिए उन्हें रीतिसिद्ध धारा में गिना जाता है। उनके काव्य में 3 विषय सर्वाधिक वर्णित हुए हैं। पहला श्रृंगार, दूसरा भक्ति और तीसरा नीति। ये अलग बात है कि इसके अलावा भी और बहुत सारे विषय बिहारी के काव्य में हैं, परंतु मुख्य रूप से उनका काव्य इन 3 बिंदुओं पर ही केंद्रित है। इसलिए यह कहा जाता है कि उनके काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। हम एक एक करके इस बात को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें बच्चों, तो बिहारी के काव्य में हम श्रृंगार वर्णन को देखें। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वात्सल्य वर्णन में सभी चित्र उन्होंने उकेरे हैं और ऐसा कोई चित्र नहीं है जो सूर से बच गया हो। यही बात हम श्रृंगार वर्णन में बिहारी के लिए भी कह सकते हैं। बिहारी ने श्रृंगार के समस्त चित्रों को अपने काव्य में उद्घाटित किया है। उनका श्रृंगार वर्णन 2 भागों में हम देख सकते हैं। पहली बात, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अद्भुत चित्र बिहारी ने अपने काव्य में खींचे हैं। एक दोहा द्रष्टव्य है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैननु ही सो बात। इस पद का अर्थ देखकर ही हमें ज्ञात हो जाएगा कि बिहारी किस प्रकार श्रृंगार वर्णन में विशेषज्ञ हैं। नायक और नायिका एक भरे हुए भवन में बैठे हैं और वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, परंतु वो आंखों ही आंखों में अपनी सारी बात कर लेते हैं। कहत, नायक प्रेम का निवेदन करता है। नटत, परंतु नायिका मना कर देती है। रीझत, उसके मना करने का अंदाज मगर ऐसा है जिसमें हाँ का भाव है, इस बात पर नायक रीझ जाता है। खिजत, यह बात समझकर नायिका थोड़ी खींचती है। मिलत, और फिर बाद में वो मिलन के लिए तैयार हो जाती है। खिलत, इस पर नायक खिल उठता है, खुश हो जाता है। लजियात, और तब नायिका लज्जित हो उठती है। इस प्रकार भरे भवन में करत है नैननु ही सो बात। भरे हुए भवन में वो आंखों ही आंखों में अपनी सारी बातें कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। इस प्रकार बिहारी ने श्रृंगार, संयोग श्रृंगार के इतने सारे चित्र उकेरे हैं कि पाठक स्तब्ध होकर सिर्फ देखता रह जाता है। बहुत सारे पदों में अलग अलग बातों का वर्णन उन्होंने किया है। दूसरी बात, उनका वियोग श्रृंगार भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक पद को देखिए, नेहन नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित रहे तऊन प्यास बुझाए। नायिका आश्चर्य व्यक्त कर रही है कि मेरे नेत्रों में न जाने कौन सी बला उत्पन्न हो गई है कि दिन रात इनमें पानी रहता है, परंतु फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझती। वास्तव में पानी रहता है मतलब वो रोने की बात है, उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, तो प्यास बुझने की कोई बात ही नहीं है। वो प्रेम के विरह में हमेशा तड़पती रहती है। इस प्रकार के अन्य कई चित्र बिहारी ने अपने काव्य में उकेरे हैं।
इतना जरूर है कि बिहारी का विरह वर्णन कई स्थलों पर ऊहात्मक यानी अतिशयोक्ति से पूर्ण हो गया है। कुछ वर्णन उन्होंने इतने ज़्यादा ऊहात्मक किए हैं कि पाठक विरह वर्णन से पीड़ित होने की अपेक्षा हास्य रस में भी पहुंच जाता है। ये अलग बात है, परंतु फिर भी बिहारी का श्रृंगार वर्णन बहुत व्यापक दृष्टि लिए हुए है। संक्षेप में यदि हम उनके श्रृंगार वर्णन की कुछ विशेषताओं को देखें तो उन्होंने श्रृंगार के समस्त रूप बिहारी ने अपने काव्य में वर्णित किए हैं। संयोग श्रृंगार के विविध क्रीड़ाएं उनके काव्य में मिलती है। अनन्य प्रेम की भावना भी हम उनके काव्य में देख सकते हैं। वियोग श्रृंगार में ऊहात्मकता या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी मिलता है। और श्रृंगार वर्णन में उन्होंने प्राय भ्रमर गीत का प्रसंग शामिल किया है, जिसमें नायिकाएं गोपिकाएं उद्धव के सामने कृष्ण के लिए अपनी बात रखती है। इस प्रकार बिहारी का श्रृंगार वर्णन बहुत व्यापक है। अब हम बात करें बिहारी के काव्य में भक्ति की। बिहारी वैसे मूलतः भक्त नहीं हैं, जैसे कि तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, परंतु फिर भी उनके काव्य में भक्ति के बहुत सारे पद हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक पद ये देखिए आप, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होई। इस दोहे के तीन तीन अर्थ बिहारी ने यहाँ पर व्यक्त किए हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण वह चतुर राधा करे जिनके शरीर को देखकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, एक अर्थ। या दूसरा अर्थ में कह सकते हैं कि जिनके दर्शन हो जाए तो समस्त पाप मिट जाते हैं। और तीसरे अर्थ में यदि हम देखें तो कृष्ण नीले हैं यानी सांवले, और राधा गोरी है अर्थात पीली, और नीला और पीला रंग मिलकर हरा हो जाता है, तो श्याम हरि द्युति होई, राधा के पास आने पर श्याम का रंग हरा हो गया है। इस प्रकार चमत्कार पूर्ण बिहारी का भक्ति वर्णन है। भक्ति में बहुत सारी बातें हैं, मगर कुछ बातों को हम देख सकते हैं। एक तो बिहारी सगुण भक्त हैं। उन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति विशेष रूप से अपने काव्य में की है। उन्होंने भक्ति में आडंबरों को पूरी तरह अस्वीकार किया है। उनके बहुत सारे पद हैं जो आडंबरों का विरोध करते हैं, जैसे जप माला छापा तिलक सरे ने एको काम, काचे मन राचे वृथा सांचे राचे राम। इस प्रकार उन्होंने आडंबरों का भी विरोध किया है। अनन्य भक्ति की भावना भी उनके पदों में हमें देखने को मिलती है। और साथ ही भक्ति भावनाओं में वाक चातुर्य का गुण भी हम देख सकते हैं। कई पदों में बिहारी जबरदस्त वाक चातुर्य दिखाते हैं। जिसे एक पद में बिहारी कहते हैं कि हे परमात्मा, आप मुझसे शर्त लगाइए, अगर आप जीत जाएंगे तब भी मेरी मुक्ति होगी, और अगर आप हार गए तो मेरी मुक्ति फिर तो होनी ही है। इस प्रकार से वो वाक चातुर्य भी अपनी भक्ति भावना में वर्णित करते हैं। अब हम बात करें बिहारी के काव्य में नीति। समाज को संदेश देने के हिसाब से बहुत सारे नीतिगत पद बिहारी ने लिखे हैं। एक पद उदाहरण के रूप में दृष्टव्य है, तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। यानी बिहारी जी कह रहे हैं तंत्री नाद यानी संगीत, कवित्र रस यानी साहित्य, सरस राग यानी राग रागिनियां, और रति रंग यानी प्रेम, ये चारों चीजें जो है, अनबूढ़े जो व्यक्ति इन चारों चीजों से दूर रहता है, बूढ़े वो वास्तव में डूब जाता है यानी उसका जीवन व्यर्थ है, परंतु जे बूढ़े सब अंग, और जो इनमें डूब जाता है वो तर जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने साहित्य संगीत और कला अपने जीवन में रखी है उसी का जीवन सार्थक है, और जिस व्यक्ति के जीवन में साहित्य संगीत कला और प्रेम नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार बिहारी जी ने बहुत सारी नीतिगत बातें कही है। हम उन्हें बिंदुवार यदि देखें तो पहली बात, बिहारी को नीति शास्त्र का अद्भुत ज्ञान है। दूसरी, समाज की विभिन्न समस्याओं को वे काव्य में वर्णित करते हैं। आडंबरों और अंधविश्वासों का उन्होंने पुरजोर विरोध किया है।
उनके नीति वर्णन में वाक चातुर्य का गुण भी द्रष्टव्य है। राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति, लोक नीति यानी विविध प्रकार के नीतिगत वर्णन बिहारी के काव्य में मिलते हैं और बिहारी ने बहुत ही व्यापक रूप से नीति वर्णन अपने काव्य में किया है। इस प्रकार हम इस सवाल में यह देख सकते हैं कि बिहारी के काव्य में भक्ति के पद भी बहुत व्यापक रूप से मिलते हैं, श्रृंगार के पद भी बहुत व्यापक रूप से मिलते हैं, नीति के पद भी बहुत व्यापक रूप से मिलते हैं। साथ ही उन्होंने विविध छटाएं, विविध सौंदर्य इन तीनों विषय वस्तुओं में दिखाया है। आलोचकों ने जब ये आसानी से नहीं कहा, वरन बिहारी का काव्य इतना विराट और व्यापक है कि आलोचकों को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार बच्चों, ये बिहारी का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न होगा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। 1 साल छोड़कर 2 साल छोड़कर प्रश्न प्राय पूछा जाता है और इन बिंदुओं में आप बिहारी को श्रृंगार में संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, श्रृंगार उसके अलावा भक्ति और भक्ति के अलावा नीति, इस प्रकार से आप बिहारी जी के इस प्रश्न को करें जिससे परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।